एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में बिल्कुल ठीक है कन्वर्जन किया था। और आज एक तीसरा काम करेंगे, उससे पहले कन्वर्जन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी हैं, आपके टेक्स्ट बुक में भी है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन स्क्रीन शेयर से बता रहा हूँ, उसको आप चाहे तो देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो आप देखें, क्वेश्चन क्या है वो आप देखें, लिखना पड़ेगा। एक मिनट आपको क्वेश्चन सेंड करते हैं। बताइए क्वेश्चन आया क्या? हेलो, क्वेश्चन आया क्या स्टूडेंट्स? आ गया सर। यस सर। है ना, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही मतलब एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। एंड इट इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल, ठीक है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4 जूल होता है, ये क्वेश्चन में ही हमको बता रहे हैं। वेयर, हाँ मुझे पहले आप बताओ, जूल जो है वो एनर्जी की यूनिट है या वर्क की यूनिट है, ठीक है। किस सिस्टम ऑफ यूनिट में होता है जूल? जूल सर एमकेएस। आंसर है एमके एसआई सिस्टम। सर ऐसा ही सिस्टम होता है सर जूल। आंसर है एसआई सिस्टम में, और एसआई सिस्टम किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? एमकेएस का। इसलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो, वेयर 1 जूल इक्वल टू 1 केजी इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो जूल एसआई सिस्टम में होता है और एसआई सिस्टम एमकेएस सिस्टम का मॉडिफाइड फॉर्म होता है। ये हमने कुछ पढ़ा था, ये बात एक मैंने क्लियर किया आपको। आगे लिखा हुआ सपोज, अब इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन की आगे, सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच the unit of mass equal to alpha kg, unit of mass equal to alpha kg। जैसे एमकेएस सिस्टम में क्या होती है 1 kg मास की यूनिट 1 kg, और कोई दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में मास की यूनिट कह रहे हैं अल्फा kg। अब अल्फा पता नहीं क्या है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। एंड यूनिट ऑफ लेंथ इज बीटा मीटर। एमकेएस सिस्टम में होता है 1 मीटर और इसमें है बीटा मीटर। इसी तरह से टाइम की यूनिट कह रहे हैं गामा सेकंड, अल्फा बीटा गामा इन्होंने आगे फैक्टर्स लिख दिए। शो दैट द कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा की पावर -2 गामा की पावर 2 इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट्स, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है, शो दैट मतलब आपको प्रूव करना है कि कैलोरी का मैग्नीट्यूड नई सिस्टम ऑफ यूनिट में ये होगा, नई सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या होगा, ये होगा, क्या होगा 4.2, है ना। तो आप अपनी रजिस्टर में नोट कर सकते हैं, क्या प्रूव क्या करना है, शो दैट कर दो, है ना, बाकी तो मैं बताऊंगा। तो 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा की पावर -2 गामा की पावर 2, ये शो करना है। चलिए आते हैं मार्कर बोर्ड पर। मे भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो कुछ काम की बातें पूछूं तो बता दें। चलिए आते हैं मार्कर बोर्ड पर। तो क्वेश्चन क्या है, तो इसमें आपको शो करना है, शो दैट, वो मैं लिख लेता हूँ, प्रूव क्या करना है। क्या था 4.2, है ना, अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -2 गामा की पावर 2, ये प्रूफ करना है कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी को हम ई से लिखते हैं, वो नई सिस्टम ऑफ यूनिट में इतना होगी 4.2 इस। हाँ, जो पुरानी सिस्टम ऑफ यूनिट है, मतलब पहले से जो बता रखा है, वो क्या बता रखा है हमें, एनर्जी कितनी है 4.2, है ना, 4.2 बताइए क्या है, केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, है ना, ये गिवन है, ये आपको गिवन। 1 जूल मतलब
गिवन, दिस इज गिवन। एक और Yes. बात गिवन है, क्या है? आपको जो सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट है उसकी इंफॉर्मेशन दी है कि उस सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में मास के लिए क्या है, अल्फा केजी, है ना? लेंथ के लिए क्या है, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में, इसलिए मैं M2 L2 लिख रहा हूँ। फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में तो आप ऑलरेडी जानते हैं M1 क्या होता है, केजी, केजी मतलब 1 केजी, L1 क्या होता है 1 मीटर, ठीक है। T1 क्या होता है 1 सेकंड। तो ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है, हेलो मतलब सर। यूनिट है। यस बोलिए। सर मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं चेक कर लेता हूँ कनेक्टिविटी। यहाँ तो परफेक्ट है, आप ऐसे कैसे, बाकी लोग अभी पता लग जाएगा, है ना? क्योंकि मेरे इधर से अगर प्रॉब्लम होगी तो आप सबको ठीक नहीं दिखेगा। बताइए, कुछ वीडियो के बारे में बता दें, बाकी लोग वीडियो के बारे में बता दें, क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सर क्लियर दिख क्लियर रहा है सर, क्लियर है सर। क्लियर है सर। तो कभी कभी होता है कि आपके उधर नेटवर्क का कुछ सेकंड के लिए या कुछ 1 मिनट के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी इन जनरल ठीक चलता है। ब्यावर में 55-60 स्टूडेंट्स भी 12 के मॉर्निंग में पढ़ते हैं 9 o'clock, और ठीक चलता है। ओके, तो वेट करें। आई थिंक जिसके थोड़ा सा है ना वीक हो जाता है नेटवर्क, वो ठीक हो जाता है थोड़ी देर में। चलिए, तो जो गिवन है वो मैं राइट साइड में यहाँ लिख रहा हूँ। क्या गिवन है आपको? एक तो शो क्या करना है, प्रूव क्या करना है, वो एक्सप्रेशन गिवन है कि आपको ये प्रूव करना है। आपको एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब एमकेएस यूनिट में गिवन है 4.2 दिस, है ना, केजी पावर 1 मीटर स्क्वायर सेकंड, नीचे है स्क्वायर। हाँ, आपको एक नई सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि उस नई सिस्टम ऑफ यूनिट में, इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, मास के लिए क्या है अल्फा केजी, लेंथ के लिए क्या है बीटा मीटर, टाइम के लिए क्या है गामा सेकंड, ठीक है, गामा सेकंड। आपको ये जो इंफॉर्मेशन दी है अब ये प्रूफ करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, हाँ, और जो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है ना, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, उसमें ये इंफॉर्मेशन हमें पता है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है आपको याद हो गया होगा शायद। सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में वैल्यू n2 इक्वल टू क्या होता है n1, है ना, फिर बिग ब्रैकेट m1 अपॉन m2 होल पावर a। ठीक लिख रहा हूँ? बताइए, L1 अपॉन L2 होल पावर b और T1 अपॉन T2 होल पावर c। ये एक फॉर्मूला है किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करनी, ठीक है। अब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एनर्जी है। तो ये 4.2 आपको पता है क्या है? ये 4.2 आपको पता है क्या है? सर N1। N1। सही बात, N1। ये फिजिकल क्वांटिटी होती है Q, ये होता है N1, और ये होता है यूनिट U1। सब पता है आपको। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट्स। तो U1 हमें एमकेएस सिस्टम गिवन है, U2 के बारे में ये सारा सब कुछ बता रखा है। दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग U2, है ना, हमें ये प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, n2 पता करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। सॉल्यूशन तो क्या है, वी नो, सबसे पहले फॉर्मूला वी नो n2 इक्वल टू n1 दिस। ओके, अब n1 4.2 गिवन है, आपको वैल्यू देखने की, जो गिवन है उससे मैंने देख लिया। ओके, m1 क्या है, देखो m1 क्या है ना, केजी, 1 केजी लिख सकते हैं या केजी लिख सकते हैं। m2 क्या है, गिवन है अल्फा केजी, पता नहीं कितना है ये अल्फा, पावर a। अब बताइए एनर्जी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है क्या? एनर्जी या वर्क के लिए डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है क्या? ये यस सर। इंफॉर्मेशन काम आती है आपको। फिजिकल क्वांटिटी का नाम बता दिया क्वेश्चन में, एनर्जी। अब आपको सोचना है ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। सोच लिया हो तो बताइए A1, ठीक बात है ना। एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए मैंने एक और क्वेश्चन आज लिया ताकि आपको और क्लियर हो जाए। और भी क्वेश्चन हम लेते रहेंगे,
और आप पूछेंगे तो उनको भी कर देंगे। L1 के प्लेस पर हमें लिखना पड़ेगा पहली वाली सिस्टम ऑफ यूनिट में जो है 1 मीटर मतलब मीटर। L2 के प्लेस पर समझ गए होंगे आप, बीटा मीटर, ठीक है। ओके, इसकी पावर कितनी करें, है ना, 2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमें जो हमने सीखा है प्रीवियस क्लासेस में, जो लिखा है हमने, T1 मतलब सेकंड, T2 मतलब गामा सेकंड, गामा सेकंड, ठीक है। अब इसकी पावर कितनी है, तो इसकी पावर -2 है, -2, ठीक है। ये हमने वैल्यूज फिट कर दी फॉर्मूले में। अब काम चालू करते हैं आगे। N2 = 4.2 kg कैंसिल, तो अंदर क्या बचा 1/α होल पावर 1, अंदर क्या बचा 1/β होल पावर 2, मीटर कैंसिल, और थर्ड ब्रैकेट में अंदर क्या बचा 1/γ होल पावर -2, होल पावर -2। अब इसको एक स्टेप बढ़ाकर ही सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं, एक स्टेप और लिख रहा हूँ आपके लिए। अल्फा की पावर -1 और होल पावर 1, ये अंदर अल्फा की पावर -1, ठीक बात है क्या, या इसको बताना पड़ेगा? यस सर। है ना, 1/α है तो आप समझ गए होंगे, है ना, पावर नेगेटिव हो जाती है रेसिप्रोकल करती है। अब बीटा का रेसिप्रोकल, तो बीटा की पावर -1 होल पावर 2, गामा की पावर -1 होल पावर -2। अब पावर की पावर अगर होती है ना तो पावर्स प्रोडक्ट होती है। जैसे आपको कहें x² होल पावर 3, तो ये x की पावर 6 होगा। कुछ लोग ऐड कर देते हैं, पता नहीं क्यों। ऐड कब करते हैं, जब आपको ऐसा दिया हुआ हो x² × x3, ये 2 है ना x², तो प्रोडक्ट में पावर्स ऐड होती है और पावर की पावर होती है तो पावर्स प्रोडक्ट होती है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। तो -1 + 1 प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -1 अंदर है और बाहर है 2, तो बीटा की पावर -2, अल्फा की पावर -1 अंदर है और सॉरी गामा है ना, गामा की पावर -1 अंदर है और -2 बाहर है, तो माइनस माइनस प्लस। तो प्लस। आपको नई सिस्टम ऑफ यूनिट में फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू मिल गई, और आई थिंक यही तो प्रूफ करना था। देखो, शो दैट, Yes, sir. तो हेंस प्रूफ, है ना, आपको नई सिस्टम ऑफ यूनिट में फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू शो करनी थी, प्रूव करनी थी, ये होनी चाहिए, तो होगी। तो ये कुछ 4-5 स्टेप्स होते हैं जो गिवन है, वो सेपरेट लिखते क्वेश्चन से होते स्टेप्स। हेंस प्रूफ डन। आगे बढ़ सकते Yes, हैं क्या? sir. Yes, sir. बाकी लोग एक दो और बता दें कि सर आगे बढ़ सकते हैं, नया टॉपिक आगे स्टार्ट करेंगे। हो गया सर। यस सर। अब नया टॉपिक क्या करेंगे आपको पता है, हम थर्ड एप्लीकेशन डायमेंशनल फॉर्मूला से हम और क्या क्या कर सकते हैं देखते हैं। अब जो थर्ड है उसमें आपको लगेगा कि हाँ थोड़ी फिजिक्स स्टार्ट हुई है, तो बड़े छोटे छोटे काम कर रहे हैं, और जो स्टार्टिंग से है क्लास में उनको मैंने पहले ही बता रखा है। 11th की फिजिक्स 9th से भी, 11th की फिजिक्स का स्टार्ट 9th से भी इजी है, बट धीरे धीरे आपको अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ बड़े बड़े काम कर रहे हैं। चलिए, सी हेडिंग लिख रहा हूं मैं। अब जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको पता है सी क्या है, ए हो गया, बी हो गया, सी हेडिंग लिख रहा हूँ। डायमेंशनल फॉर्मूला के यूजेस में हम थर्ड पर आ गए, ठीक है। तो इसमें लिखिए टू establish relation between different physical quantities के लिए कहेंगे, है ना, different physical quantities, different physical quantities। अब ये जो वर्ड लिखा ना, टू एस्टैब्लिश रिलेशन, रिलेशन का मतलब होता है कोई इक्वेशन, कोई फॉर्मूला। ये जो ऊपर लिखा ना टू एस्टैब्लिश रिलेशन, मतलब कोई फॉर्मूला हो सकता है या कोई इक्वेशन हो सकती है ना,
रिलेशन मतलब कोई फॉर्मूला, जरूर लिख देना रिलेशन के ऊपर ब्रैकेट में फॉर्मूला। तो एस्टैब्लिश रिलेशन और फॉर्मूला बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो डायमेंशनल फॉर्मूला का सबसे इंपॉर्टेंट यूज यही है, समझ लो। हेडिंग हो गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो और ऑडियो वीडियो सभी के ठीक है? ठीक है सर। मेरे Yes, sir. चेक करता रहता यस सर। हूं और बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग भी यस बोल रहे हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। हेडिंग आपने लिखा, अब इसको पहले मैं समझा देता हूँ एम ऑब्जेक्ट हमारे क्या है और फिर हम काम शुरू कर देंगे और इसका एक एप्लीकेशन भी होगा, इसका एक एग्जांपल भी होगा। तो सुनिए, जैसे इसको मैं समझूंगा, ये जो ऊपर मैंने शो किया है ये रिजिड सपोर्ट है, जैसे हमारी सीलिंग होती है घरों में, छत, तो ये एक रिजिड सपोर्ट है। और ये जो स्ट्रेट आपको दिख रहा है ये एक धागा है, स्ट्रिंग, एक पतली सी स्ट्रिंग है, एक धागा सा। और नीचे जो आपको डार्क डार्क दिख रहा है ये मेटल का स्फीयर है, इसको BOB बॉब बोलते हैं, ठीक है। एक मेटल का छोटा सा स्फीयर है, स्फीयर मेटल का है तो मेटल हैवी होता है, तो बिल्कुल स्ट्रेच्ड है ये स्ट्रिंग, ठीक है। और कैसा है, इक्विलिब्रियम में है, ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है O, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको पकड़ा और लेफ्ट साइड में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया और रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। तो ये जो स्फेरिकल बॉडी है ये टू एंड फ्रो मोशन करने लग जाती है, इसके अबाउट, O के अबाउट। टू एंड फ्रो नाम सुना है, इधर उधर ऑसिलेशन करने लग जाती है। यस, तो जब हम इस मेटल के स्फीयर को ग्रिप करके थोड़ा सा लेफ्ट साइड में कुछ हाइट पर ले जाकर छोड़ देते हैं, ये ऑसिलेशन करने लग जाता है, ठीक है। अब आपके सिलेबस के बिल्कुल अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उन्होंने भी यही एग्जांपल लेकर बात को समझाने की कोशिश की है, हम भी यही एग्जांपल लेकर बात को समझने की कोशिश करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, टाइम पीरियड कैपिटल टी की। अब टाइम पीरियड कैपिटल टी क्या, कैसे, तो अगर आपने पेंडुलम वाली वॉचेस देखी है, पेंडुलम वाली वॉचेस, तो उसमें एक पेंडुलम ऑसिलेशन करता रहता है। उसी तरह से ये जो सिंपल पेंडुलम है इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम, ठीक है। ये पूरा जो सिस्टम है, स्ट्रिंग बॉब, ये दोनों मिलकर बनाते हैं सिंपल पेंडुलम। तो ये टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है। मैं आपका मार्क कर देता हूँ, एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है। तो आपने A पॉइंट तक, है ना, मेटल के स्फीयर को लाए और छोड़ दिया, तो ये जाएगा B तक और वापस रिटर्न करेगा A की तरफ, तो O की तरफ जाएगा, फिर B की तरफ जाएगा, फिर वापस आएगा, ऐसा चलता रहेगा। इमेजिंग कर पा रहे हैं? यस टू सर। एंड फ्रो मोशन, है ना, आपने अगर यस पेंडुलम सर। देखा है तो वैसा पेंडुलम के जैसा मोशन चलता रहेगा। तो हम बताना चाहते हैं कि एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा, कैपिटल T, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, उसका फॉर्मूला क्या होगा, और उसका फॉर्मूला हम डेराइव करेंगे किसकी हेल्प से, डायमेंशनल फॉर्मूलाज की हेल्प से। तो एक फिजिकल क्वांटिटी तो क्या हो गई, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम की फिजिकल क्वांटिटीज बता देता हूँ। लेंथ, अगर आपने सिंपल पेंडुलम बनाया है तो आपने कोई स्ट्रिंग ली होगी और आपने उस स्ट्रिंग की लेंथ सेलेक्ट की होगी, वो कम भी हो सकती है और वो ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। आपने एक मेटल का स्फीयर सेलेक्ट किया है जिसको बॉब बोलते हैं, मेटल के स्फीयर का कुछ मास होगा, है ना, m मास होगा उसका, तो आप मास कम भी ले सकते हैं, मास ज्यादा भी ले सकते हैं, मतलब स्फीयर को छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं। और तो सेकंड फिजिकल क्वांटिटी मैंने कहा लेंथ, थर्ड फिजिकल क्वांटिटी मैंने कहा मास। एक और बात, आप मुझे बताइए, अगर मैं सिंपल पेंडुलम को जीरो ग्रेविटी में ले जाऊं जहां पर g की वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो क्या ये ऑसिलेशन करेगा, यस और नो? नो सर। नो सर। बाकी लोग क्या No, सोचते हैं, sir. करेगा? नो सर। No, sir. नो सर। आधे लोगों की आवाज तो आ गई, बाकी आधे लोग सोचते हैं करेगा इसका, ठीक है। अभी भी यही सोचते हैं क्या, या सबकी आ गई, ओवरलैपिंग कर गई होगी, मुझे पता भी नहीं लगा हो। चलिए, तो जीरो ग्रेविटी में
ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर छोड़ दूँ तो ये नीचे गिरेगा। अगर जीरो ग्रेविटी होती तो मैं यहाँ छोड़ता और ये यहीं अटका रह जाता। तो ऑसिलेशन क्यों नहीं होगा वो बता रहा हूँ। जीरो ग्रेविटी में ऑब्जेक्ट को आपने पुल किया और यहाँ लाकर अगर छोड़ा, आप छोड़ दोगे ये यहीं अटक जाएगा, ऑसिलेशन क्या करेगा, है ना। तो ये अगर ग्रेविटी है, कितनी वैल्यू होती है आपको पता है, अर्थ के सरफेस के यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सब जगह एक जैसी है सरफेस पर। तो होता क्या है, हम इस सिंपल पेंडुलम के स्फीयर को छोड़ते हैं और ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचती है और उस टेंडेंसी में ये बॉब इस तरह से जाता है, क्योंकि ये किससे स्ट्रेच्ड, किससे टाइड है, किसी स्ट्रिंग से टाइड है, तो उसका पाथ ऑटोमेटिकली कैसा हो जाता है, बिकॉज ऑफ द बॉब इज टाइड विद अ स्ट्रिंग आर्क, एक सर्कल के आर्क पर ये चलता रहता है और बहुत टाइम के बाद ये रुकता है। एयर रेजिस्टेंस इसकी काइनेटिक एनर्जी को धीरे धीरे कम करता है और बहुत टाइम के बाद ये रुकता भी जाता है। चलिए, तो मैंने आपको दो बातें बता दी कि हम करने क्या वाले हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन डेराइव करेंगे, उसको हम फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। और एग्जांपल कौन सा लेंगे हम, सिंपल पेंडुलम का। सिंपल जाएगा है, उसकी लेंथ को एल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सिंपल पेंडुलम के बॉब के मास को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे और चौथा और सबसे लास्ट का फैक्टर होगा जी, है ना। फिजिक्स में बहुत जनरल डिस्कशन चलता है, आप जिस प्लेनेट पर रहते हैं उस प्लेनेट का जी है ये, आप अर्थ पर रहते हैं उस प्लेनेट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी। अगर आप सिंपल पेंडुलम को मून पर ले जाएं, मार्स पर ले जाएं, तो आपको वहां पर जी की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। अगर कहीं जीरो ग्रेविटी में चल गए तो कुछ और ही हो जाएगा। तो ये वो 4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो किसी सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड है। हम इनमें रिलेशन डेराइव करेंगे, हम पता करेंगे कैपिटल टी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया, आपके दिमाग में कुछ पिक्चर बन जानी चाहिए किसकी, सिंपल पेंडुलम की। चलिए, हेडिंग लिखकर कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखिए, बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूलाज, लिखना स्टार्ट कर दें सभी। बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूलाज, by using dimensional formulas we can establish relation between different physical quantities. We can establish relation between different physical quantities. है ना, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, हो गया सबका मतलब? Yes, sir. We can establish relation between different physical quantities. Full stop. आगे लिखिए, for this मतलब relation establish करने के लिए, for this we have to know, dependency of one physical quantity dependency of one physical quantity on other physical quantities. Full stop. Dependency of one physical quantity on other physical quantities. Full stop. फुल स्टॉप। हो गया? अब ये जो फुल स्टॉप के बाद लिखा ना फॉर दिस, ये मैं बता देता हूँ कि आपको अगर सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूलेट करना है ना, एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, एक फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना है, किसका, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का। तो मैं आपको 2-3 सिंपल पेंडुलम दिखा देता हूँ पहले। एक सिंपल पेंडुलम ये है, आपको उसकी लेंथ दिख रही है L1, उसका मास है m1। एक दूसरा सिंपल पेंडुलम यहाँ देखिए, ये ऊपर होता है रिजिड सपोर्ट, सीलिंग,
ये इसकी लेंथ है और ये इसका मास है। तो आप खुद सोचिए, मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया तो ये ऑसिलेशन करने लग जाएगा। हाँ, एक इसको मैंने पकड़ा और छोड़ दिया, ये भी ऑसिलेशन करने लग जाएगा। कौन जल्दी जल्दी ऑसिलेशन करेगा? तो छोटा वाला। छोटा। हाँ देखो, ये मैं हर साल पूछता हूँ, बच्चे बता देते हैं फटाफट। आप घर पे भी करके देख सकते हैं, किसी छोटे से धागे से, किसी है ना छोटे धागे से, छोटी स्ट्रिंग से किसी बॉडी को हैंग कर दो और आप देखेंगे जल्दी जल्दी ऑसिलेशन करेगा। और स्ट्रिंग की लेंथ बहुत ज्यादा लेकर आप सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करें, आप देखेंगे एक ऑसिलेशन में कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम। सर तो हम, हाँ बोलिए। सेकंड वाले बॉब का मास सेम है क्या सर, ये अलग है बॉब? सेकंड वाले बॉब थोड़ा सा अलग अलग कर दिया हमने मास। अलग सर, ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है कि कम है मास? अच्छा ऐसा कह रहे हो, मान लेते हैं ज्यादा है, मान लेते हैं ज्यादा है ना। और चलिए पहले तो आप ये बताओ, दोनों का मास सेम है, पहले वाले का मास दूसरे वाले का मास सेम है, बट डिफरेंस किसका है? लेंथ का। तो आपका आंसर बिल्कुल सही आया था, जिन्होंने भी बोला था। तो जो छोटी लेंथ वाला है वो जल्दी जल्दी ऑसिलेशन करेगा, और जिसका स्ट्रिंग बड़ा है वो सिंपल पेंडुलम ज्यादा टाइम लगाएगा ऑसिलेशन। तो जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है, वन ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड, वो किस किस पर डिपेंड करता है? अभी हमने लिखा ना, फॉर दिस वी हैव टू नो डिपेंडेंसी ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी ऑन अनदर। तो कैपिटल टी की डिपेंडेंसी पता लग रही है कि कैपिटल टी एल पर डिपेंड करेगा, लग रही है पता? यस सर। है ना। एक बार आप ले लो, लेट स्ट्रिंग की लेंथ 5 सेंटीमीटर, और एक बार आप ले लो 5 मीटर। 5 मीटर मतलब आपको अपने घर की छत पे जाना पड़ेगा, है ना। और फिर आप देखोगे कंट्रास्ट कितना डिफरेंस आता है। तो कैपिटल टी टाइम पर डिपेंड कर सकता है, आइडिया लग जाता है, ठीक है। कैपिटल टी हो सकता है बॉब के मास पर डिपेंड कर जाए, यहाँ तो मैंने सेम कहा, चेंज भी कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में है। दूसरी डिपेंडेंसी पता लग रही है कि मास पर भी डिपेंड कर सकता है। तीसरी डिपेंडेंसी जी पर पता लग रही है, जी पर पता लग रही है कि अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू 9.8 है, मार्स पर चले जाएं, मून पर चले जाएं, जीरो ग्रेविटी में चले जाएं तो टी वेरी करता है। तो ये वो तीन फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन पर टी डिपेंड कर सकता है। लेंथ एक, मास दूसरा, जी तीसरा। तो हमें थोड़ा आइडिया पहले होना चाहिए कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम बात कर रहे हैं वो बाकी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए फॉर एग्जांपल, पूरा लिख लेना। फॉर एग्जांपल, टू establish formula for example, नए पैराग्राफ से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, टू establish formula for simple pendulum, time period of simple pendulum, to establish formula for time period of simple pendulum, ब्रैकेट में कैपिटल टी, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ब्रैकेट में कैपिटल टी। We have to know dependency of it. We have to know dependency of it. We have to know dependency of it on other physical quantities. Dependency of it on other physical quantities. Full stop. Okay. We find that, आगे लिखिए, we find that T, कैपिटल T लिख सकते हैं आप, कैपिटल T मतलब टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। We find that T depends on, we find that T depends on length of string. We find that T depends on length of string, comma, length of string ब्रैकेट में L लिख सकते हैं, comma, mass of bob small m, mass of bob, इसलिए मैंने सिंपल पेंडुलम आपको पहले दिखा दिया था, and
and acceleration due to gravity small g and acceleration due to gravity bracket में small g and acceleration due to gravity bracket में small g. Then we can write T is proportional to, T किस किस पर डिपेंड कर सकता है वो हमने डिस्कस कर लिया, लेंथ पर, मास पर, ग्रेविटी पर. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी इसको बोलते हैं या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इसको बोलते हैं. अब इसको लिखेंगे कैसे? तो जैसे आपको बहुत सारे फॉर्मूला पता है, जैसे आपसे मैं कहूँ क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, करेक्ट? किसी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब होता है ना. यस सर. अगर मैं कहूँ किसी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1/2 है ना, बेस इनटू हाइट. किसी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट, है ना. तो यहाँ पर देखो L का क्यूब है, यहाँ पर B की पावर 1 है या H की पावर 1 है, ठीक है. अगर आपसे कहें सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम आप मुझे बताएंगे पाई r स्क्वायर h. कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? किसी सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर. नो सर, नो सर, सही है सर. सही है, ठीक है. तो यहाँ पर देखो पाई तो एक कांस्टेंट है, r की पावर 2 है और h की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है. तो किसी भी फॉर्मूले में जो वेरिएबल्स होते हैं r h, इनकी कुछ ना कुछ एक्सपोनेंट्स होती है, कुछ ना कुछ पावर्स होती है. जहां यहाँ l की पावर 3 है और कुछ भी नहीं है, यहाँ b की पावर 1 है, h की पावर 1 है, इसमें r की पावर 2 है, h की पावर 1 है. तो हम ये कह रहे हैं कि जो टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी है वो तो हमने लिख दी. अब वो जो फिजिकल क्वांटिटीज है L, M, G, अब इनकी पावर्स क्या होगी ये नहीं पता. तो जो नहीं पता उसको हम ऐसे लिखते हैं L की पावर A, M की पावर B, G की पावर C. अगर ये ABC पता लग जाए तो आपको फॉर्मूला पता लग जाएगा. दैट्स इट, आपको फॉर्मूला पता लग जाएगा. और ये ABC हमें कैसे पता लगेंगे, यही टॉपिक है आज का पूरा, है ना. तो आपको लिखना है देन वी कैन राइट T इज प्रोपोर्शनल टू L टू द पावर A, M टू द पावर B इंटू G टू द पावर C. ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल होता है, सुना है, देखा है, पढ़ा है कहीं? अब कौन? यस सर. Yes, sir. सिंपल प्रजापति कोई पीछे रह जाता है. ऑम्स लॉ में पढ़ा होगा शायद आपने, है ना. 20 प्रोपोर्शनल टू ये सब कुछ करते हैं. चलिए आगे करते हैं. क्योंकि कोई डिस्कनेक्ट हो जाए तो या तो कॉल कर दिया तो आपको एक और कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे. तो L टू दी पावर A, M टू दी पावर B. एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपको अप्लाई करना है, कैपिटल K, है ना. प्रोपोर्शनलिटी सिंबल रिमूव करने के लिए फिजिक्स में ये रूल होता है कि कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखा जाता है. बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा M टू दी पावर B एंड फाइनली G टू दी पावर C. इक्वेशन 1 या चलिए इसी को आगे चलाते हैं. हो गए यहाँ तक? यस सर. हो गए, है ना. टी क्या है बताते जाओ धीरे धीरे. सर बोलिए. सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. LMG. हाँ Length, सारे mass और डायरेक्टली mirror. प्रोपोर्शनल लिखे हैं. बिल्कुल सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखे हैं. और आपकी बात मैं समझ गया. अगर मैं a की वैल्यू -1 कर दूं तो आप क्या पाएंगे, समझ रहे हो कुछ बात? यस सर. हाँ, तो मुझे नहीं पता a क्या है, मुझे नहीं पता b क्या है, मुझे नहीं पता c क्या है, वही तो पता लगा ना. तो ये आप सोच लो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर a की वैल्यू -1 आ जाए तो आप समझ जाओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. सही बात है ना. यस सर. और मान लो a की वैल्यू 2 हो जाए, इसका मतलब बहुत पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा L, है ना. तो कुछ भी हो सकता है, ABC की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज्यादा पॉजिटिव भी हो सकती है, ज्यादा नेगेटिव भी हो सकती है. हमें नहीं पता, पता लगा रहे हैं, ठीक है. इसको इक्वेशन 1 लिख सकते हैं. और
इसी के नीचे स्टार्ट करेंगे। तो टी क्या है, मैं पूछ रहा था टी क्या है, तो बताइए टी टाइम। टाइम है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड मतलब टाइम है। तो कैपिटल टी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? M0 L0 T1। बड़ा बड़ा लिखना है आपको, है ना, M0 L0 T1 बड़ा बड़ा लिखना है, लिख दो। LHS क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, लिख दिया डायमेंशनल फॉर्मूला। मास नहीं होता टाइम में, लेंथ नहीं होती टाइम में, बस टाइम ही होता है टाइम में। K क्या है, एक कांस्टेंट है, जैसे होता है ना पाई, जैसे अभी फॉर्मूला लिखा था सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई क्या है, एक कांस्टेंट है, आप वैल्यू जानते हैं 3.14। और किसी भी कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो कैपिटल के का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो इसके जगह कुछ भी नहीं आएगा। तो इक्वेशन 1 के नीचे हम क्या कर रहे हैं, हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं। के का नहीं होता, होता तो लिख देते। एल बताइए, एल क्या है, पहले तो एल क्या है ये बताओ। लेंथ है, सुनाई दे रहा है सभी को, लेंथ है, ठीक है। तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है M0 L1 T0 बिग ब्रैकेट। अब L की पावर क्या लगाई है हमने, एक्सपोनेंट क्या लगाई है A, तो बिग ब्रैकेट के ऊपर आ जाएगा पावर A। अब आपको रूल समझ में आएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आ गई मास। मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है M1 L0 T की पावर 0, ठीक है। और बिग ब्रैकेट के बाहर ऊपर पावर लिखनी पड़ेगी, मास की पावर कितनी लिखी है हमने, b। ये ए बी सी वेरिएबल्स हैं, अननोन फिजिकल क्वांटिटीज है, इनका पता लगाना पड़ेगा और इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। लास्ट जी, आप में से कोई बताना चाहेगा जी का डायमेंशनल फॉर्मूला? M0 T minus 4। दिख रहा है सबको? यस सर। और होल पावर सी, इतना सभी के रजिस्टर में आपके घर पे हो जाना चाहिए। हो गया होगा, साथ साथ ही कर रहे हैं ना? यस सर। ठीक है, कोई पीछे रह जाए तो मुझे बता दो। और ये कौन है वापस, नेटवर्क इशू किसी के आ रहा दिखता है बड़ा। बाकी लोग सही दिख रहा है सभी को? यस सर। गड़बड़ होते ही मुझे इन्फॉर्म भी कर देना आपको। ओके, बाकी लोग तो ठीक चल रहे हैं। हाँ, तो यहाँ तक आपने कर लिया। अब बहुत ही इजी से स्टेप्स हैं, ये स्टेप ऐसा का ऐसा चलता रहेगा, M0 L0 T1। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो बिग ब्रैकेट के ऊपर पावर्स है ना, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, इसको अंदर पहुंचाना है। अब पावर की जो पावर होती है आपको बता दिया, प्रोडक्ट होती है, पावर के ऊपर पावर होती है तो प्रोडक्ट होती है। तो m की पावर 0 इंटू a, तो 0 इंटू a, m की पावर 0 ही हो जाए। l की पावर 1, 1 इंटू a, ठीक है, 1 इंटू a, है ना। और t की पावर 0, ऊपर पावर a है, तो 0 इंटू a अगेन 0। तो आप समझ गए होंगे, जो बिग ब्रैकेट के ऊपर पावर है उसको अंदर पहुंचाना है। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में देखिए, m की पावर 1 होल पावर b है, तो 1 इंटू b मतलब b। l की पावर 0, बाहर b है, तो 0 इंटू b मतलब 0। t की पावर 0, बाहर b है, तो 0 इंटू b 0। इसी तरह से लास्ट ब्रैकेट को सर आप म्यूट हो गए। तो आपको मैं हो सकता है एक और कांटेक्ट नंबर दे दूंगा मेरे, कि चलती हुई क्लास में कभी दिक्कत आ जाए तो आप उस नंबर पे कॉल करें। आ गए रोहित आप? एक बार बोल दो। यस सर। तो मैं आपको नंबर दे दूंगा। चलिए, तो मैं थर्ड ब्रैकेट पर पहुंच गया, l की पावर 1 है, 1 इंटू सी, सी। बताइए t की पावर क्या लिखूं? -2c। बिल्कुल ठीक, -2c, -2 इंटू सी, -2। चलिए, अब इन RHS के तीनों बिग ब्रैकेट्स को मर्ज करना है, RHS के तीनों बिग ब्रैकेट्स को मर्ज करना है।
LHS में तो ऑलरेडी 1 ही है, एक ही बिग ब्रैकेट है, M0 L0 T की पावर 1, कैपिटल T का चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है सभी को, बिल्कुल ठीक है। तो इन तीनों ब्रैकेट्स को मर्ज करना है, तो पहले कैपिटल M को देखो, कैपिटल M और कैपिटल M की पावर्स को ऐड करते हैं, तो आपको पता है प्रोडक्ट में पावर्स ऐड होती है, मल्टीप्लिकेशंस में पावर ऐड होती है, तो m की पावर 0, m की पावर b, m की पावर 0, तो 0 प्लस b प्लस 0 क्या होगा? b, mb, m की पावर b, ठीक है। l की पावर a यहाँ है, l की पावर 0 यहाँ है, l की पावर c यहाँ है, तो a प्लस 0 प्लस c क्या होगा? a प्लस c। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल कंजस्टेड नहीं लिखना है आपको, बड़ा है ना, राइटिंग आपकी बोल्ड लेटर में दिखनी चाहिए। तो l की पावर मैंने कर दिया a प्लस सी, a प्लस 0 प्लस सी मतलब a प्लस सी। व्हाट अबाउट t? 0 प्लस 0 प्लस माइनस 2c, तो माइनस 2c ओनली, -2c, बाकी यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो माइनस 2c। तो ये यहाँ तक अगर पहुंच जाते हैं तो अब आप करते हैं एक्सपोनेंट्स को कंपेयर। बीच में इक्वल टू का साइन चल रहा है, बिल्कुल शान से देखो शुरू से यहाँ से। तो अगर ये इक्वल टू सिंबल है, इसका मतलब क्या है? यहाँ m की पावर 0 है और यहाँ m की पावर b है, तो दोनों साइड की एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करते हैं, है ना? लिखिए, ऑन कंपेयरिंग, एक लाइन लिख लो बड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखिए, ऑन कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग पावर्स, पावर्स मतलब एक्सपोनेंट्स, पावर्स ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या मिलेगा? देखो a नहीं है, b है, ये m की पावर b है, यहाँ पर, यहाँ m की पावर 0 है, तो कंपेयर कर रहा हूं मैं m की पावर को। सबसे पहले m को देखें, यहाँ m की पावर b है, यहाँ m की पावर 0 है, तो m की पावर्स को कंपेयर करा, तो इसका मतलब m की पावर क्या आएगी? b, और b की वैल्यू क्या आएगी? 0 इक्वल टू 0। अब l की पावर को कंपेयर करो, तो RHS में l की पावर है a प्लस सी, LHS में l की पावर 0 है, इसका मतलब सेकंड इक्वेशन हो जाएगा a प्लस सी इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन, चलिए फर्स्ट तो यहाँ लिखा था आपने, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, m की पावर को कंपेयर करा, b इक्वल टू 0 मिला, l की पावर को कंपेयर करा, a प्लस सी इक्वल टू 0 मिला। अब टाइम की पावर को कंपेयर कर लें, तो माइनस 2c इक्वल टू क्या मिलेगा? 1। इसको इक्वेशन मत देना, इक्वेशन कब देना? जब ये c इक्वल टू माइनस हाफ दिख जाए। मैंने c इक्वल टू माइनस हाफ लिखा है, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। है ना, क्योंकि टाइम की पावर को कंपेयर करा, यहाँ माइनस 2c है, यहाँ 1 है, लिख दिया कंपेयर करके। अब ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, c इक्वल टू हाफ, ठीक है। अब मैं c की वैल्यू अगर थर्ड इक्वेशन में पुट कर दूं, तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 के बाद लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3, a प्लस, तो प्लस c है, बट c की वैल्यू कितनी है? माइनस हाफ, तो c की वैल्यू पुट कर दी मैंने थर्ड में और 0 आ रहा है, तो a प्लस सी इक्वल टू 0 था, c की वैल्यू कितनी है? माइनस हाफ। तो देखो इक्वेशन 3 से a माइनस हाफ इक्वल टू 0 आ रहा है, तो a कितना आ रहा है? हाफ। हाफ मतलब प्लस हाफ, है ना। तो मुझे इक्वेशन 2 से b की वैल्यू दिख रही है 0 साफ साफ, इक्वेशन 4 से c की वैल्यू दिख रही है माइनस हाफ। अब इक्वेशन 5 लिख देता हूं उसको, और उसमें a की वैल्यू है प्लस हाफ। आपको इक्वेशन 2, 4, 5, इक्वेशन 2, 4, 5 से 1 में वैल्यू पुट करनी है, किसकी? a b c की, एक्सपोनेंट्स की वैल्यू पुट करनी है, और हमें सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड मतलब कैपिटल T का रिजल्ट, फॉर्मूला मिल जाएगा, फॉर्मूला मिलने वाला है ना, रिलेशन, फॉर्मूला, रिजल्ट, कुछ भी कहें। चलिए तो काम करते हैं आगे, बाय यूजिंग इक्वेशन 2, 4 एंड 5। देख लेना आप, 2 से b मिलेगा, 4 से c मिलेगा, 5 में a की वैल्यू। इन इक्वेशन 1 में abc के प्लेस पर ये पुट कर दो। चलिए
वी गेट, तो क्या मिलने वाला है, कैपिटल टी इक्वल टू के कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू कैसे पता लगती है, कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके पता लगती है, इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा कि एज इट इज लिखा, ठीक है। एल की पावर ए मतलब 0 जीरो, नहीं सॉरी सर सॉरी हाफ, हाफ हाँ, तो आपको पता लग गया कि आप यहाँ नहीं देख रहे, है ना, फिफ्थ इक्वेशन में है ए, ओके। एम की पावर 0, एम की पावर 0 मतलब सिंपल पेंडुलम की स्ट्रिंग के लोएस्ट पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट टाई करते हैं वो लो वेट का हो या ज्यादा वेट का हो, वो कम मास का हो या ज्यादा मास का हो, कैपिटल टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी देखते हैं, ठीक है। लास्ट जी की पावर कितनी है, स्मॉल -1/2 -1/2 है ना, सी की वैल्यू दिख रही है हाफ माइनस हाफ, ठीक है। तो अब मैं कुछ इरेज कर रहा हूं जिसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कैपिटल टी इक्वल टू के रूट एल इंटू 1/√g, डाइजेस्ट करो उसको, मैं तो बताऊंगा ही, आप भी देखो एक बार। तो काफी बच्चों को बात समझ में आ गई। हमें पता है किसी की भी पावर 0 होती है तो हम क्या लिखते हैं 1, x की पावर 0 1, y की पावर 0 1, तो यहाँ m की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो इसका मतलब क्या होता है 1। याद आया कुछ, एक बार बताया भी था आपको, यस हाँ ना बोलो भाई, m की पावर 0 का 1 होता है, यस सर। मैंने उसके प्लेस पर लिखा है। हाँ, l की पावर हाफ है ना, अगर आप कहते हैं रूट एक्स तो रूट एक्स मतलब x की पावर 1/2 है ना। बताइए रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है, x होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि प्रोडक्ट में पावर्स ऐड होती है, रूट एक्स मतलब पावर हाफ, रूट एक्स मतलब पावर हाफ, तो हाफ प्लस हाफ क्या हो जाता है अपन। तो अब उल्टा कह रहे हैं हम कि अगर पावर हाफ है इसका मतलब अंडर रूट लिख सकते हैं, पावर हाफ है इसका मतलब रूट में लिख सकते हैं। जी की पावर आप देखें तो पहले है माइनस हाफ, तो माइनस हाफ है तो उसको नीचे ले जाके प्लस हाफ कर सकते हैं, है ना, रेसिप्रोकल करते हैं हम, और रूट जी हो जाएगा ये नीचे जाए। अब सिंगल रूट में फिट कर दें एल को भी जी को भी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंगल रूट में फिट कर सकते हैं, दोनों पर रूट है ना। तो ये है एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, T इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे थे कि जो एल है अगर आप स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाते हैं तो कैपिटल टी बढ़ता है। जैसे एल की वैल्यू अगर आपने 1 मीटर ली है तो टी का कुछ वैल्यू आ रहा है, अगर एल की वैल्यू आप 4 मीटर ले लो तो टी डबल हो जाएगा। पहले एल 1 मीटर लिया फिर एल 4 मीटर लिया तो टी डबल हो जाएगा, है ना, क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 होता है, 1 का तो 1 ही होता है। और जी के बारे में भी आप देख लें, है ना, अगर आप मून पर चले जाएं तो मून का जो जी है वो अर्थ के जी का कहते हैं 1/6 है। मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बहुत कम है अर्थ से, कितना 1/6 पार्ट हो जाता है ऑलमोस्ट। तो बताइए कैपिटल टी अर्थ पर ज्यादा होगा या मून पे ज्यादा होगा, मून पे ज्यादा होगा, मून पर। सोचिए और सोचिए, है ना, क्योंकि जैसे जैसे जी की वैल्यू रिड्यूस होगी कैपिटल टी इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ते थे तो हमारे टीचर वो बोलते थे कि जो सिंपल पेंडुलम अर्थ पे है उसको अगर मून पे ले जाए तो वो सुस्त हो जाता है, वहां सुस्त हो जाता है मतलब धीरे धीरे ऑसिलेट करता है। जो अर्थ पर जल्दी जल्दी ऑसिलेट कर रहा था वो मून पर स्लो हो जाता है। अगर कोई पेंडुलम वाली वॉच मून पर पहुंचा दे तो वो तो बस समझ जाओ 6 दिन में 1 दिन होगा उसका, है ना, 24 आवर्स में 6 दिन लग जाएंगे, 6 दिन नहीं, अंडर रूट वाला इफेक्ट भी है। कुल मिलाकर हमें पता लग गया जी की वैल्यू जैसे जैसे रिड्यूस होगी वैसे वैसे इंक्रीज होगा, अंडर रूट का इफेक्ट भी कंसिडर किया जाएगा। बस ये दो ही होते हैं। तो एक बात और इंपॉर्टेंट पता लगी कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स मास। टी एम की पावर क्या आ गई 0, मतलब मास पर डिपेंड ही नहीं करता कैपिटल टी, एम की पावर 0 हमें ये बताती है। और कैपिटल के के बारे में मैं आपको बताऊं तो आप अगर एक्सपेरिमेंट करें, कैसे एक्सपेरिमेंट करें, आप एक स्टॉप वॉच ले लें जो सेकंड के 100 पार्ट को भी मेजर कर लेती है। स्टॉप वॉच आपने ले ली, आपने घर पे एक सिंपल पेंडुलम सस्पेंड कर दिया और उसके ऑसिलेशंस आप काउंट करो, है ना,
कैपिटल टी आप स्टॉप वॉच से काउंट करके रख लो। कैपिटल टी आपने काउंट कर लिया, इस स्ट्रिंग की लेंथ आपने काउंट कर ली, मेजर कर ली किसी स्केल से बिल्कुल आइडियली। जी की वैल्यू आप ले लो 9.8, कैपिटल जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पर जो होती है ना। और आप के इक्वल टू लिखो फिर क्या, टी इंटू अंडर रूट जी अपॉन एल। सही लिखा गया मैंने के का फॉर्मूला? यस सर। ये अलग Yes, से sir. बता रहा हूँ, हमारा काम तो हो चुका, मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ। कैपिटल के इक्वल टू ऐसा लिखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कैपिटल टी आपने स्टॉप वॉच से पता कर लिया, भाई सिंपल पेंडुलम आपके सामने ऑसिलेशन कर रहा है, तो एक ऑसिलेशन का टाइम आपने पता कर लिया है ना। हो सकता है आपने 10 ऑसिलेशन का टाइम पता किया और 10 से डिवाइड कर दिया, तो आपको एक ऑसिलेशन का टाइम आइडियली मिल जाएगा। जी की वैल्यू आपको कह रहा हूँ 9.8 लो। एल की वैल्यू हो सकता है आपने 1 मीटर ली है या 2 मीटर ली है, जो भी ली है, ठीक है। तो आप इन तीनों की वैल्यू पुट करेंगे, टी की, जी की, एल की, तो आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट K. मिल जाएगा। तो कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके ही पता लगती है, और जब भी एक्सपेरिमेंट हुए के की वैल्यू क्या पता लगी, 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, 2 पाई पता लगी, है ना। तो ये कैपिटल के की वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके ही पता लगती है। तो एक बात आप लिखेंगे, इंफॉर्मेशन लिखेंगे, क्या लिखिए, नोट, लिखिए नोट, from experiments, from experiments, the value of k, capital K, from experiments, the value of constant k, capital K, the value of constant k in SI system, SI MKS एक ही बात है, the value of constant k in SI system in SI system always receives 2 pi, full stop। तो कितनी आती है हमेशा, k की वैल्यू अच्छे से एक्सपेरिमेंट करते हैं आइडियली तो 2 पाई ही आती है। इन SI सिस्टम द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k ऑलवेज रिसीव्स 2 पाई, है ना। देन the formula becomes कैपिटल T का फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, अगर आप k की सही वैल्यू लिख दें जो हमेशा आती है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाएगा जिससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला अब मैं लिख रहा हूँ, इससे काफी सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए जाते हैं। ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है इसमें कांस्टेंट k क्या है पता नहीं। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल मेथड का एक ड्रॉबैक है कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होते हैं उसकी वैल्यू पता नहीं लगती आपको डायमेंशनल एनालिसिस से। अब कौन पीछे रह गया, राधिका शर्मा, हु इज राधिका? यस बताइए स्टूडेंट्स, डन यस सर। हो गया ना यहाँ तक? तो यहाँ तक आपको करना है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ समझने की बात है। तो k की वैल्यू 2 पाई होती है, ये एक इंफॉर्मेशन है। बाकी डायमेंशनल मेथड का ये तीसरा यूज था सी, टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन। तो ये कैपिटल T का एक एग्जांपल है जिससे आपको बात समझ में आ जाती है। अगर आपसे कहें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करो, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं, तो हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी किन किन पर डिपेंड करती है। तो कोई मास अगर मोशन कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उसके मास पर डिपेंड कर सकती है, उसकी स्पीड पर डिपेंड कर सकती है। सही बात है ना, मास पर और स्पीड पर डिपेंड कर सकती है। तो फिर हम क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a इंटू v टू द पावर b। फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं कुछ k, ठीक है, ये k डॉट e है काइनेटिक एनर्जी। अब इसको इक्वेशन 1 करके अब प्रोग्राम चालू करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला इधर लिखेंगे, ठीक है, कांस्टेंट का होता नहीं है। मास का डायमेंशन फॉर्मूला लिख के होल पावर a लिखेंगे, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला लिख के होल पावर b लिखेंगे, फिर उनको मर्ज करेंगे और लास्ट में जब एक्सप्रेशन आ जाएगा एक एक दोनों तरफ बॉक्स, तो एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके फाइनली क्या पता लगा लेंगे, a और b, और आप पाएंगे a की वैल्यू 1 आएगी और b की वैल्यू 2 आएगी। तो mv स्क्वायर होता है ना, हाफ mv स्क्वायर होता है क्या,
Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। Yes, sir. आपका पता नहीं लगेगा। डायमेंशनल मेथड का एक ड्रॉबैक है, और ये भी एक क्वेश्चन है कि डायमेंशनल फॉर्मूला का ड्रॉबैक क्या है, वो बताऊंगा मैं आपको। के की वैल्यू पता नहीं लगेगी कांस्टेंट की, ए पता लग जाएगा, बी पता लग जाएगा, और कितना पता लगेगा, A1 B2। तो ये तो मैंने आपको ब्रीफली बताया, इसको भी हम देखेंगे। तो आज हमारा मेन था सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला एस्टैब्लिश करना, फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना। ओके स्टूडेंट्स, तो टाइम अप होता है आज का। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, thank you, sir.